पुनः आपका करियर मिशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले क्लास में शुरुआत की थी इंडियन पॉलिटी को लेकर। इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने ये समझा था कि हम लोग क्या क्या करेंगे। आगे जो कंटेंट्स थे उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। वो कंटेंट्स आप आगे भी देख सकते हैं। ये सारे कंटेंट्स थे जिसमें हम लोगों ने ओवरव्यू सबसे पहले समझने के लिए बात कही थी। उसके बाद बैकग्राउंड, सोर्स और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनाए जाने की जो प्रक्रिया थी, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, पार्ट्स, शेड्यूल सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बिल्स, रेजोल्यूशन, लॉ ऑफिसर्स, वर्किंग ऑफ हाउसेस, अमेंडमेंट्स, फंड्स। तो इन सब की चर्चा हम लोगों को करनी थी। आगे आज हम लोग इस पर चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करें ओवरव्यू की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अभी सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान है, रिटन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि कई सारे फंडामेंटल सेट्स ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, जिसके आधार पर देश की जो जनता है सरकार के द्वारा गवर्न होती है, शासित होती है। तो हमारा संविधान जो है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल की, तो इसमें संशोधन करना बहुत ही आसान भी है और कई ऐसे प्रावधान हैं जिसको संशोधित करना बहुत मुश्किल है। अब अगर अमेंडमेंट्स की बात करें तो अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकती है, अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी के साथ हो सकती है, अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी के बाद भी आधे राज्यों, कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति के बाद हो सकती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इजली भी संशोधित हो सकता है और संशोधन करना मुश्किल भी हो सकता है। तो इस प्रकार से फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, यूनिटरी है, एकात्मक है, और फेडरल भी है, संघीय भी है। यूनिटरी इसलिए कि आपके देश में एक ऐसा सिस्टम है जो केंद्र के नाम से जाना जाता है, जिससे पूरा देश गवर्न होता है। कुछ परिस्थितियों में, स्थितियों में अगर वो चाहे तो पूरे देश को एक क्षेत्र के जैसा इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन सामान्य स्थिति में आप देखेंगे अलग अलग राज्य अलग अलग निर्णय करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर के उनके ऊपर वहाँ के गवर्नमेंट का पूरा भार होता है, वो वहाँ गवर्न करते हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाए, अगर देश में इमरजेंसी लगा दिया जाए, तो उस समय हमारा पूरा का पूरा सिस्टम यूनिटरी हो जाता है। फिर वहाँ पे किसी राज्य का कोई विशेष स्थिति नहीं रहता है। अगर हम यहाँ यूनिटरी और फेडरल की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो यूनिटरी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, एक सेंटर है और वो पूरे चारों तरफ के क्षेत्रों पर गवर्न करती है। लेकिन अगर इसी में फेडरल की हम लोग बात करें तो फेडरल अलग अलग सिस्टम्स को लेकर के चल रहा होता है, जिसमें कई सारे सेंटर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही सेंटर होता है। सेंट्रल या यूनिटरी में हम लोग कहेंगे कि एक ही सेंटर होता है और इसमें कई सारे सेंटर्स होते हैं, हर क्षेत्र में एक सेंटर है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यूएसए का जो संविधान है, यूएसए की जो व्यवस्था है, उसमें आप देखेंगे वहाँ उनके अलग अलग 50 राज्य हैं और 50 राज्य अलग अलग तरीके से गवर्न होती है। हमारे यहाँ अगर आप देखें यूनिटरी में एक ही सिटीजनशिप मिलता है, यहाँ पे 2 सिटीजनशिप का प्रावधान है। यहाँ अलग, यहाँ के जो राज्य हैं वो अलग अपना सिटीजनशिप देते हैं और जो इनकी एक केंद्रीय व्यवस्था है वो एक अलग सिटीजनशिप देती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग व्यवस्था में अलग अलग तरीके से काम होता है। इसमें अगर हम पूरी तरह से संघीय की स्थिति देख रहे हैं तो यहाँ पे ये पूरी तरह से यूनिटरी है। अब यूनिटरी में क्या होता है कि अगर आप देखें यूके की व्यवस्था देखें तो सब कुछ केंद्र में है और उसके अलावा कुछ भी
नहीं होता है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था आपकी यूनिटरी और फेडरल काम करती है। इस तरीके से अगर देखें तो हमारा जो संविधान है वो हमारे देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है, जिसमें कैसे सरकार चलेगी, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें एकदम से विस्तार से लिखी गई हैं। हर चीज़ आप अगर आप उसमें देखेंगे तो कैसे काम होना है सरकार का, तो सरकार को बनने से लेकर के उसके समाप्त हो जाने पर भी, किसी विशेष स्थिति में समाप्त होने पर क्या हो सकता है, तो जो भी संभावनाएं हो सकती हैं वो आपको आपके इस संविधान में दिखाई देगी। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके देश की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था जो है, वो अलग अलग पिलर्स में आपको दिखाई देती है। अलग अलग पिलर्स में 3 मुख्य पिलर हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो जो जुडिशियरी की बात है वो आपको सीधे तौर पे ये नहीं दिखाई देता है कि उनका हस्तक्षेप सरकार को चलाने में है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी ऐसी व्यवस्था की है कि वो अगर स्थिति प्रतिकूल हो या आपके एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हों या वो इस तरीके से फंक्शन कर रहे हों जो कि सही नहीं है, तो उस कंडीशन में जुडिशियरी उनको चेक करने का काम करती है। तो तीनों ही ये व्यवस्थाएं चेक एंड बैलेंस सिस्टम पे काम करती है। अब इसमें अगर देखें तो एग्जीक्यूटिव में भी सेंट्रल लेवल पे है, जिसमें कि प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर के वहाँ की सरकार बनाते हैं। उसी प्रकार से अगर लेजिस्लेटिव में बात करें तो वहाँ भी आपका सेंट्रल लेवल जो है वो कंप्लीट पार्लियामेंट ही है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर के आपका पार्लियामेंट बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो मूल रूप से क्या है, अगर इस शब्द के उद्गम को देखें, उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, डिराइव कहाँ से हुआ है, अगर उसको देखें तो एग्जीक्यूट, दोज हु एग्जीक्यूट फंक्शन नोन एज एग्जीक्यूटिव। तो आपके देश के कार्य को जो करता है, देश के कार्य को करने का मतलब है कि देश को चलाने की जो व्यवस्था है वो कैसे चलेगी, वो जो करता है वो एग्जीक्यूटिव है आपका। तो ये काम कौन करता है, आपके यहाँ सरकार करती है। सरकार कैसे बनी है, सरकार कौन है, अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 सबसे प्रमुख स्थितियां आपको दिखाई देंगी। एक तो आपका प्रधानमंत्री जो है आपके सामने बिल्कुल सीधे सीधे रहता है। दूसरा उसके सहयोगी मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अलग अलग लेवल के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री स्टेट हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी हैं, इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से आपका एग्जीक्यूटिव फॉर्म होता है। अब इसी प्रकार से आप देखें लेजिस्लेटिव को, तो लेजिस्लेटिव जो कि विधान बनाता है, विधायिका। एग्जीक्यूटिव क्या है, कार्यपालिका है, यहाँ पे विधायिका। सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट को ये अधिकार मिला है कि वो पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। सेंट्रल लेवल पर कानून इसी व्यवस्था के अंतर्गत बनता है। इसमें 3 मुख्य रूप से हिस्से बने हुए हैं, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जो लोकसभा है इसमें अगर अभी आप देखेंगे तो 25 जनवरी 2020 से सदस्यों की संख्या में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते थे उनको अभी उस व्यवस्था को ही हटा दिया गया। अलग अलग राज्य से यहाँ पर आपके एमपी चुन के आते हैं, जो कि एक अस्थायी व्यवस्था है। लोकसभा भंग होती है, 5 साल के लिए ही उनकी व्यवस्था चलती है। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से राज्यसभा जो कि एक निरंतर चलने वाली व्यवस्था है, और इसमें भी अलग अलग राज्यों से इनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और प्रेसिडेंट मतलब कोई भी कानून राज्यसभा या लोकसभा से शुरू होकर के जो समाप्त होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। जब तक प्रेसिडेंट इस बात की अनुमति नहीं दे देता है कि ये कानून पास कर दिया गया है, तब तक वो कानून
कानून के रूप में लागू नहीं होता है, वो विधेयक ही रहता है, विधान नहीं बनता है। तो इस प्रकार से आपका सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेटिव का सिस्टम बनता है। सेंट्रल लेवल पर जो जुडिशियरी है उसमें सुप्रीम कोर्ट जिसमें कि 33 जजेस हैं, और ये इस तरीके से अपना काम करते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के फंक्शन को इफेक्ट नहीं करते, ये अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं। कभी कभी इन दोनों के बीच में क्लैश होता है, लेकिन सामान्य तौर पर स्थिति बिल्कुल सेपरेट रहती है। स्टेट लेवल की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव स्टेट लेवल के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बनती है, जो राज्य की सरकार को चलाने के लिए उत्तरदायी रखते हैं। स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली आपके हैं विधानसभा, विधान परिषद, अलग अलग राज्यों में इसकी व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी आपके जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद वहां जो विधान परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया। तो विधानसभा तो हर राज्य में होगी, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। और गवर्नर, ये तीन पार्ट अगर अवेलेबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल तो मिलकर के स्टेट लेवल के लेजिस्लेटिव का निर्माण करते हैं, मतलब विधान बनाने की जो व्यवस्था है उसका निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जुडिशरी को देखें तो वो हाई कोर्ट है जो आपके राज्य के जुडिशियल सिस्टम को देखता है। अगर उसके नीचे चलें तो आपका लोकल लेवल पर भी सरकार है, जिसको आप स्थानीय सरकार कहते हैं। नगरीय क्षेत्र में म्यूनिसिपैलिटीज और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, ये दोनों आपके लोकल गवर्नमेंट के रूप में जाने जाते हैं, स्थानीय सरकार के रूप में जाने जाते हैं। और अगर कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के नीचे के जो कोर्ट्स हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, आप इसको इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि जुडिशियरी का लोकल लेवल का जो व्यवस्था है वो इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने तीन महत्वपूर्ण पिलर्स बना दिए हैं आपके संविधान के अंदर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। ये तीन व्यवस्थाएं एक दूसरे के सहयोग से और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को चेक करते हुए आगे चलते रहते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा चौथे खंभे की बात, तो चौथा खंभा जैसा कोई बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। चौथे खंभे की जो बात होती है वो जनरली जर्नलिज्म को लेकर के होती है, पत्रकारिता को लेकर के होती है, जो इस बात को बताता है कि किसी खास क्षेत्र के अंदर कितनी स्वतंत्रता है अपने बातों को रखने की। क्योंकि जब तक स्थितियों का जानकारी न हो लोगों को, तब तक उस पर एक्शन लेना मुश्किल होता है। या अगर कोई उन स्थितियों के बारे में लोगों को न बताना चाहे तो उनको जानकारी कैसे मिलेगी? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करता है वो है आपका जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म को शाब्दिक रूप से फोर्थ पिलर के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, वो बिल्कुल अलग है।